अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लिस्ट पढ़ी थी और हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे स्ट्रिंग के और लिस्ट के। उनमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लिस्ट के फंक्शंस पढ़े थे उनमें शामिल थे अपेंड, जिसमें अपेंड क्या करता था कि लास्ट इंडेक्स पर एक वैल्यू ऐड कर रहा था। एक्सटेंड में हम लोग एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करवा पा रहे थे। और उसके बाद पॉप के थ्रू हम लोग अगर पॉप को इंडेक्स पास कर देते थे तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करता था, अदरवाइज लास्ट से वैल्यू रिमूव कर देता था। इसी तरह रिमूव करने के लिए एक और भी हमारे पास फंक्शन मौजूद है, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन का, डॉट रिमूव। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक जो पॉप है वो या तो इंडेक्स लेगा या नहीं लेगा, ऑप्शनल है। और दूसरा ये कि अगर हम उसे इंडेक्स पास नहीं कर रहे तो वो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करेगा, और अगर इंडेक्स पास कर रहे हैं तो वो इंडेक्स एलिमेंट डिलीट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ रिमूव हमें इंडेक्स पास नहीं करना, हमें वो एलिमेंट पास करना है जो हमें रिमूव करना है। अगर हमें उस एलिमेंट का इंडेक्स का आइडिया नहीं है कि वो किस इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा, तब फिर हम लोग उस इंडेक्स की बजाय अपना एलिमेंट पास कर देंगे कि मुझे इस एलिमेंट को डिलीट कर। वो लास्ट से एक एलिमेंट हमें डिलीट कर देगा, ये जो भी एलिमेंट हमें डिलीट करना है। यहाँ पे नंबर्स लिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक नेम्स की एरे ले लेते हैं, नेम्स आ गए हैं जैसे अबू बकर है, अबू रहरा है, नवीद है, दया है, दानियाल है। तो अब हमें इंडेक्स याद नहीं है, तो उन इंडेक्स की बेस पे जाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे कि वो एलिमेंट या वो नेम पास कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली इसे रिमूव कर देगा। फिर इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है माई लिस्ट डॉट क्लियर के नाम से। ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देगा, एम्प्टी एरे बना देगा। और इसके अलावा हम लोगों ने ऐड कर लिया, अपेंड कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जो हमारी एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए तो हमारी ये एरे सॉर्टेड है, मैं इसी को ख़त्म करके 1 2 7, तो मैंने ये एक एरे बना दी, या एक लिस्ट बना दी, सॉरी एक लिस्ट बना दी है जो कि अनसॉर्टेड है, इसमें नंबर्स आगे पीछे हैं। अगर मैं इसके ऊपर सॉर्ट अप्लाई करूँगा, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में आ गई इस स्पेसिफिक जगह पर नंबर्स थे। अच्छा, अब क्योंकि इस स्पेसिफिक एरे में कुछ एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, जैसे 5 दो बार आ रहा है, 7 दो बार आ रहा है, या हाँ यही दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास इनको काउंट करने का भी एक फंक्शन मौजूद है, माई लिस्ट डॉट काउंट। ये किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की आपको अकरेंसेस काउंट करके बता देगा। 5 अगर मैं दिस प्रिंट, तो उसने मुझे बता दिया कि 5 दो बार आ रहा है या 7 दो बार आ रहा है। तो अगर हमें
किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की अकरेंसेस काउंट करनी है कि टोटल एक लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए काउंट का मेथड। जैसे सॉर्ट का मेथड है, इसी तरह हमारे पास रिवर्स का मेथड भी है। जो हमारी एरे को उल्टा सॉर्ट कर दे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तब अगर हमारे पास एक रिज़ल्ट की डिक्शनरी है, अगर हमने उनमें से टॉप 3 पर स्टूडेंट्स निकालने जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो हमें उन्हें रिवर्स फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आए वो पहले आ जाए और जिनके थोड़े मार्क्स हैं वो एंड पे चले जाएं। लेकिन अगर हम लोगों ने उनको पोजीशन वाइज ऑलरेडी एक्सेल शीट में या किसी जेसन फाइल में ऑलरेडी किया हुआ, तो हम लोग उसको पोजीशन वाइज गेट करेंगे, तो फिर हम उसे सॉर्ट करेंगे। फिर हम लोग उन्हें सॉर्ट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस स्पेसिफिक जगह पे मूव कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। जैसे सॉर्ट और रिवर्स, अगर हम लोगों ने कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन की लिस्टिंग बनाई है जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि प्राइस फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो, इसी तरह यूट्यूब में भी हमें एक ऑप्शन मिलता है कि मुझे अगर यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो सर्च की है तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है कि हम लोग किस तरह से सीक्वेंस में देखना चाह रहे हैं, कि जो न्यूएस्ट हैं वो टॉप पर है या जो ओल्डेस्ट हैं वो टॉप पर है। वो डेट के ऊपर हम लोगों ने सॉर्ट या रिवर्स लगाया हुआ है। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लेंथ भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो ये कुछ मोस्ट यूज्ड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन, वो हैं एरे के। अच्छा, इसके अलावा अब फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े। फंक्शंस क्या थे? फंक्शन एक टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम लोग कोड लिख लें, लेकिन उस कोड को बाद में एग्जीक्यूट करें किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर, किसी एक स्पेसिफिक बटन के प्रेस होने पर या किसी एक बटन के होवर होने पर। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, डबल क्लिक होने पर या क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। उन इवेंट्स में किसी एक इवेंट पर एग्जीक्यूट हो। जब फंक्शन हम लोगों ने पढ़े, फंक्शन कैसे बना रहे थे? डिफाइन, लेट से मुझे एक फंक्शन बनाना है स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा नम के नाम से, जिसकी डाटा टाइप होगी इन नम, नम मल्टीप्लाई बाय नम का उसने स्क्वायर फाइंड कर लिया। अच्छा, जब हम लोग फंक्शन बना रहे होते हैं तो फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम दो तरह के होते हैं, या तो वन लाइनर या थोड़े कम्प्लेक्स। जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें वन लाइनर फंक्शन बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे अब ये काम सिर्फ एक लाइन का है कि मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, इसी तरह अगर मुझे किसी का क्यूब फाइंड करना है वो भी एक लाइन में हो जाएगा। कोई और मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है वो भी एक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है जो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एक लाइन में हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? 9/5 मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 32, एक लाइन में ये हमारा कोड हो गया। अब जब ये हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन बनाते वक्त जब भी हम लोग वन लाइनर फंक्शन बनाते हैं, तो वन लाइनर फंक्शन बनाने के लिए हमें जो फैसिलिटी पाइथन ने प्रोवाइड की है वो है लैम्डा फंक्शन, या वैसे भी इन्हें जनरली भी जो वन लाइनर फंक्शन होते हैं उन्हें लैम्डा फंक्शन, कि जो एक लाइन में हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देते हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस बनाए थे, जैसे ये फंक्शन, अब ये एक लाइन में पूरा नहीं हो सकता, इसको मल्टीपल लाइन ज़रूरी है कि हमें एक प्रिंट चलाना है, फिर उसके बाद इनपुट लेनी है, फिर इफ कंडीशन लगानी है, फिर एल्स की ऐड करना है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में नहीं हम करेंगे, अगर एक लाइन में करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमारे एक लाइन में अपना काम पूरा कर देते हैं, जहाँ पे हमें बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है, इसी तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बैंकिंग की बात करें, तो बैंक में अगर किसी के
अकाउंट में कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो वो जो सिर्फ अकाउंट बैलेंस शो करने वाला फंक्शन है उसके साथ सिर्फ एक लाइन में वो ऐड कर देगा। और उसके बाद अगर हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारा जो टोटल मार्क्स काउंट करने वाला फंक्शन है उसके अंदर एक लाइन में वो टोटल ग्रेस मार्क्स से चीज़ें ऐड कर देगा। इसी तरह जैसे पिछले सालों में कोविड के बैचेस में 3 एग्ज़ाम लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू बाकी 3 एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट कर दिए। तो वो उन्होंने इसी तरह एक सिंगल लाइन में फार्मूला बना दिया। तो जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। और नॉर्मली जितने भी हमारे फंक्शंस ऐसे हैं जो एक लाइन में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद है कि जब हम लोग किसी का कोई सर्वर रेंट कर रहे हैं, जैसे अभी ये हम लोगों ने रैम और ये डिस्क गूगल वालों की यूज़ कर रहे हैं कोलैब पे, हमारे सिस्टम की यूज़ नहीं हो रही। इसी तरह जब हम लोग अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो हम किसी ना किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं। जब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए, डिफरेंट डॉकर की इमेजेस ऐड और रिमूव करने के लिए, और फिर उसकी जो रैम है या हार्ड है उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जो फंक्शन हम लोग लिख रहे होते हैं वो लैम्ब्डा फंक्शन। और सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं AWS के क्लाउड सर्वर, अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब लैम्ब्डा फंक्शन हमें पाइथन में कैसे मिलते हैं कि जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना है वो फंक्शन विदाउट नेम बनेगा। फॉर एग्जांपल हमें एक लैम्ब्डा का कीवर्ड लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे कि एक वेबसाइट के अंदर या एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, हमें उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो जब हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम फंक्शन का जो कोड है वो किसी ना किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ताकि वो मेमोरी लोकेशन पे जाके किसी ना किसी जगह पे सेव हो जाता है, ताकि हम लोग जब उसको कॉल करें तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को। वरना अगर हम लोग लैम्ब्डा के साथ कोई 10 फंक्शन बना रहे हैं तो वो सारे के सारे एक ही दफ़ा कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये विदाउट नेम है यहाँ पर, इसके सिंटेक्स में कहीं पर भी नेम नहीं आ रहा। तो इसका जो सिंटेक्स हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो कुछ ऐसा है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू लैम्ब्डा आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन। अब अगर हम लोग जाएं और एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्क्वायर नाम से ऑलरेडी बन गया है तो मैं क्यूब वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाया और अब हम लोग एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे दैट कैन बी लेट्स से नंबर, और उसके बाद हम लोग इसकी नम क्यूब प्रिंट क्यूब करेंगे तो 27 आ गया। अब ये जो लैम्ब्डा फंक्शन है, ये लैम्ब्डा फंक्शन ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई क्यूब या मैथमेटिकल फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के बाद आ रही है ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दे, और रिटर्न करने के बाद वो इस वेरिएबल में सेव हो। अगर हम लोग यही लैम्ब्डा फंक्शन अगर मैं यहाँ से रिटर्न रिमूव कर देता हूँ और क्यूब में यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, और यहाँ पास कर 5, अगर यहाँ पे एस क्यू लिखता हूँ तो वो मुझे नन रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। जब हम लोग एक प्रॉपर फंक्शन बना रहे हैं या रेगुलर फंक्शन बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करके। लेकिन लैम्ब्डा फंक्शन में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जेएस में एरो फंक्शन है या टाइप्स, ये वही काम है एग्जैक्टली।
अब मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा तो स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे अगर मैं साथ में क्यूब और कर दूँ तो 27 भी साथ में प्रिंट हो। अब फंक्शन के पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, जब फंक्शन के पैरामीटर्स हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन के पैरामीटर्स दैट कैन बी नंबर, स्ट्रिंग, और चूंकि अभी पाइथन डायनामिक ही चल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम लोगों ने डाटा टाइप मेंशन करके भी देखा तो वो चल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये बाय नेम लिए जाएंगे पैरामीटर्स, स्टैटिक का सिंबल लगा के, फिर कुछ पोजीशन वाले किए स्लैश का सिंबल दे के कि ये अगर हम लोग इसको पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो ये पैरामीटर गलत हो जाएंगे। और फिर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पढ़े थे। अब इसी तरह फंक्शनल पैरामीटर्स भी हैं कि हम लोग फंक्शन को एज अ पैरामीटर पूरा पूरा फंक्शन ही पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन लेट्स से बैंक, और ये हमें कुछ ना कुछ लोन देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैंक से कुछ ना कुछ लोन ले रहे हैं, अब जब हम लोग बैंक से कुछ ना कुछ लोन ले रहे हैं तो वो बैंक डिफाइन कर देगा कि लोन ये है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लोन इज इक्वल टू 100,000, 1 लाख रुपए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो स्कीम मूवी में अक्षय कुमार के हाथ लगी थी 21 दिन में पैसा डबल, मेरे हाथ भी लगे कोई ऐसी स्कीम, तो हमने एक फंक्शन बना लिया 21 दिन में पैसा डबल। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि सिंपली एक नंबर एज अ पैरामीटर लेगा और उसको डबल करके रिटर्न कर देगा। अब जब इस फंक्शन को डबल करके रिटर्न करेगा तो अब हमें ये भी पता है कि जब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं उसका पैरामीटर जो आर्गुमेंट है वो कहाँ पे पास करेंगे, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करें, और हमें वैल्यू रिटर्न में कहाँ मिलेगी, जहाँ पर उस फंक्शन को कॉल की। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे मेरे पास पैसा कोई नहीं है डबल करवाने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, वो पैसा मैं टीम वाले को देता हूँ, 21 दिन में डबल होके आ जाएगा, और मैं वो बैंक में ही रखवा दूंगा। बैंक अपना 1 लाख काट लेगा और जो दूसरा 1 लाख है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और विद इन ए ईयर मैं बिलियनर। अब मुझे सबसे पहले तो बैंक को से पैसे लेने हैं, लोन लेने हैं वो, और वो लोन लेके मुझे इस डबल को पास करना है, डबल शाह को। तो डबल शाही कर लेते हैं जो हमारे मशहूर भी। तो मुझे बैंक से लोन लेना है और डबल शाह को पास करना है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने लोन लेके सीधा ही डबल शाह को दे दिया, अपने अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करवाया ताकि टैक्सेशन से बच सकूँ। क्योंकि अगर एक अकाउंट से गया फिर दूसरे में गया तो वो टैक्सेशन होती हैं, डिफरेंट चीज़ें, वो जो बैंक वाले हैं आपसे पूछते हैं कि आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों की है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय की है तो वो उसके आगे टैक्सेशन डाल देते हैं, फाइलर नॉन फाइलर की। तो मैं कहा कि भाई मैं इन चीज़ों से बचना चाह रहा हूँ, तो मैं सीधा ही डबल शाह के अकाउंट में भेजूंगा पैसे। तो वो करने के लिए अब मैंने कहा कि भाई मैं बैंक फंक्शन से सीधा ही डबल शाह को पैसे दे देता हूँ। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जब कोई एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको जब भी यूज़ करना होता है तो हम लोग फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसे कॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉल नहीं कर रहे, ये यहाँ पे हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए। अब राउंड ब्रैकेट्स ना लगाने की वजह ये है कि जब भी हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। फंक्शन कॉल हो जाता है का मतलब क्या है कि ये जो कोड कॉलन के बाद इंडेंटेशन में लिखा हुआ है ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये अभी एग्जीक्यूट ना हो, ये कब एग्जीक्यूट हो, जब बैंक मुझे लोन दे दे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ही ब्रैकेट लगा देता हूँ राउंड ब्रैकेट, तो ये यहाँ पर ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
पर मसला ये है कि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं देने के लिए, मैंने बैंक से लोन लेके देना है। तो अब मुझे उस वक्त तक का वेट करना, जब तक मुझे बैंक लोन इशू नहीं कर देता। जब बैंक लोन इशू कर देगा मैं फिर इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, मैं कहता हूँ फिर ये फंक्शन कॉल हो जब बैंक लोन इशू कर दे, ताकि मैं इसको वो पैसे दे दूँ और ये 21 दिन के बाद वो मुझे पैसा डबल करके दे दे। अब जब तक मुझे वेट करना है तब तक मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना। अब मुझे बैंक को सीधा सीधा जाके बता देना कि भाई जैसे आपका लोन अप्रूव हो आपने इस बैंक में ट्रांजेक्शन कर देना, इस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देना। तो वो करने के लिए मुझे अब इस बैंक को जाकर बताना पड़ेगा कि भाई इस अकाउंट में करनी है, किसके, डबल शाह के। तो अब मैं वहां पे जाके एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेता हूँ और वो पैरामीटर होगा लेट्स से अकाउंट, और हम इसको डाटा टाइप असाइन कर देते हैं। ये रिटर्न करेगा नंबर, क्या एप्पल एक्सप्रेशन नॉट अलाउड इन। अच्छा, अब मैंने उसको वो अकाउंट दे दिया। अब हमारा पैरामीटर जैसे नॉर्मल वेरिएबल एक पैरामीटर जा रहा था कि कहीं हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे और उसको एज अ पैरामीटर किसी एक फंक्शन को पास कर देते थे और फिर उसे हम लोग कॉल कर लेते थे। अब वेरिएबल को कॉल करने का तरीका क्या है कि हम उस वेरिएबल को का नाम लिख देंगे, या हम लोग प्रिंट के अंदर नाम लिख देंगे, या हम लोग वैसे नाम लिख देंगे तो वो वेरिएबल कॉल हो जाएगा अगर उसमें हमें कोई एडिशन करनी है। लेकिन हमें पता है कि फंक्शन को अगर कॉल करना है तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स है कि राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। तो जब मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाई तो फिर मुझे पता लगा कि ये जो अकाउंट है ये यहाँ से कंट्रोल पे जाएगा इस पैरामीटर को, इस आर्ग्यूमेंट को, और यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आ रहा है तो मुझे पता लगा कि देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड नंबर, ये एक नंबर एक्सेप्ट करेगा तो मुझे नंबर में वो लोन पास कर। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू दिस, कि जो भी वो डबल करके रिटर्न कर रहा है वो ये है, और प्रिंट योर प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो योर प्रॉफिट इज 1,00,000, डबल स्लैश कर लेते हैं ताकि इंटीजर डिवीजन हो जाए। योर प्रॉफिट इज 1,00,000। अब कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ? सबसे पहले हम लोगों ने दो फंक्शन बना लिए और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन को हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया और उस आर्ग्यूमेंट में नॉर्मल जो डाटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट
वो पास करने के बजाय हम लोगों ने एक पूरा फंक्शन ही उठा के उसे पास कर दिया, वो फंक्शन उठा के इसे पास कर दिया। अब फंक्शन जब पास करने लगे उस वक्त हम लोगों ने दो राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए, क्योंकि अगर राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो फंक्शन का कोड यहीं पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस कोड को यहीं पर ही एग्जीक्यूट होने से बचाने के लिए हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए। हम लोगों ने क्या किया कि जो भी इसका कोड था वो कोड जिस भी मेमोरी लोकेशन पे सेव था, वो जो उसका रेफरेंस नंबर था, ब्लॉक का रेफरेंस नंबर था, वो हम लोगों ने पास कर दिया इस अकाउंट को। और फिर जब हमने इस अकाउंट को कॉल किया है तो बाय डिफॉल्ट हमारा यही वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब वो कैसे, कि ये इसका रेफरेंस नंबर इसके साथ मैच है, इसका यहाँ पर, और ये, और जिस जगह भी मेमोरी में इसका कोड स्टोर था वहां पर जाके फंक्शन कॉल हो जाए। और जब फंक्शन कॉल होगा तो वो जो उसको पैरामीटर रिक्वायर्ड था लॉन 1 लाख हमने रिटर्न कर दिया, और वो उसने डबल करके हमें रिटर्न किया, और मैंने उसको डिवाइड करके प्रिंट करवा दी। जी जी। इतने कम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली कॉल बैक फंक्शंस में पड़ती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी ये, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आगे यही पढ़ना है। दोबारा दोबारा। नहीं, लेमडा लेमडा पे भी आते हैं, मतलब लेमडा और जो हमारे दूसरे फंक्शन है उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है, दोनों हैं बिल्ट इन, डिफरेंस ये है कि उसमें हमें रिटर्न एक्सप्लिसिटली अगली लाइन में जाकर नहीं लिखना पड़ रहा, वो एक लाइन के लिए है लेमडा फंक्शन, और ये जो फंक्शन हैं ये हमारे मल्टीपल लाइन्स के लिए हैं। तो दोनों में सेम है। लेमडा और रेगुलर फंक्शन में, अगर मैं एक मिनट ये पहले लेमडा और रेगुलर वाले पे आ जाएं, लेमडा और रेगुलर में डिफरेंस ये है कि जो रेगुलर फंक्शन है वो हमारा ज़्यादा लंबा कोड लिखने के लिए यूज़ हो रहा है, लेमडा फंक्शन वन लाइनर के लिए हो, ये मतलब एक स्टैंडर्ड है अक्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये जो वन लाइनर फंक्शन है उन्हें हम लोग लेमडा फंक्शन ही बोलते हैं। लेमडा कीवर्ड ऐसे फंक्शन डिफाइन करने के लिए जिनको बाय डिफॉल्ट हम लोग कोई नाम नहीं दे रहे और वो वन लाइनर में ही कंप्लीट हो। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते वक्त नाम देते हैं डिफाइन फंक्शन नेम, लेकिन लेमडा का हम लोग फंक्शन कैसे लिखते हैं, लेमडा और पैरामीटर, और पैरामीटर के ऊपर जो हम लोगों ने लगानी है कंडीशन या एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। अब इस चीज़ को किसी, नहीं नहीं, वो ये हमें एरर थ्रो भी कर रहा है, वार्निंग दे रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब चूंकि मैंने यहाँ पे ये 3 लाइन्स का कोड लिखना था, अब ये एक लाइन में काम नहीं हो सकता, तीन अलग अलग काम है। एक जगह हम लोग लॉन का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरी जगह हम लोग किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तीसरी जगह हम लोग एक पाइथन सॉरी पाइथन का जो बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, उसे कॉल कर रहे हैं, और साथ में स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर यूजिंग एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग लोग बोलते हैं। कैसे? जी जी। नहीं, रिटर्न वैल तो एक वेरिएबल है, वो मैंने खुद डिफाइन किया, रिटर्न कीवर्ड। मैं एक
ये दो हमारे पास फंक्शन। ये टोटल दो फंक्शन थे हमारे पास, एक डबल चार्ट और एक बैंक। अच्छा, अब जब भी मुझे डबल चार्ट फंक्शन को कॉल करना है तो उसको कॉल करने का सिंटेक्स क्या बनेगा? एक मिनट में उस पर भी आ। अब जब भी मुझे फंक्शन को डिफाइन इसको कॉल करना है तो डबल चार्ट, और उसके बाद अब हमें इसको एक नंबर पास करना पड़ेगा। जैसे मैं 100 कर रहा हूँ, 1000 कर रहा हूँ, या जो भी हम लोग नंबर को ना कोई पास करना पड़ता जब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। अब मैंने क्या किया कि ये मेमोरी में किसी ना किसी लोकेशन पर सेव है। अब इसका जो भी रेफरेंस नंबर है, लेट से मैं कहता हूँ कि इसका रेफरेंस नंबर है X000987, मेमोरी में जहाँ पर भी सेव है वो रेफरेंस नंबर कुछ ऐसा दिखता है। अब यही रेफरेंस नंबर मैंने उठाकर एज अ पैरामीटर इस बैंक फंक्शन को पास कर दिया। सी का पॉइंटर काइंड ऑफ पॉइंटर हो गया। अब ये वाला पॉइंटर इस अकाउंट में गया और फिर ये वाला अकाउंट कॉल हो। अब अकाउंट बेसिकली कॉल कर रहा है इस डबल शाह को। अब लोन क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब भी डबल शाह को कॉल करना है तो हमें एक नंबर पास करना है। दो चार्ट की शक्ल दे दे। या अगर मैं इसको थोड़ा और आसान करूं तो अब मैं डबल शाह फंक्शन वैसे ख़त्म कर। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, जो मर्जी नाम रख लें हम लोग। पैरामीटर नहीं नहीं, अब फिर हम लोग कॉल करते वक्त उसे पास भी तो कर रहे हैं ना। तो मैं आपका क्वेश्चन, दो बैंक बना लेते हैं दोनों अकाउंट ही ले रहे हैं तो सेम नाम से दो फंक्शन नहीं ना बन सकते। यहाँ पे बनाऊँ भी तो एफ, और जी जी बैंक ए और बैंक बी, और मैं यही वाला सारा कोड कॉपी कर दूँ। अकाउंट यही कह रहे हैं आप। अब उसको कैसे पता लगेगा? जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम या बैंक ए कॉल करेंगे या बैंक बी कॉल करेंगे। अब बैंक ए कॉल किया तो ये डबल शाह जाएगा बैंक ए के अकाउंट में, और अगर बैंक बी कॉल किया तो ये डबल शाह जाएगा बैंक बी के अकाउंट। जी जी, मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। हम लोगों ने एक और बैंक बना लेते हैं, लेट्स से बैंक सी। अब हम लोगों ने एक पैरामीटर पढ़ा था, लेट्स से अब इसको अकाउंट नाम देने की बजाय हम लोग कह देते हैं ए बी सी। कोई भी एक रैंडम नाम दे सकते हैं ना पैरामीटर को। हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब पैरामीटर के हम लोगों ने जब बहुत सारे टाइप पढ़े थे तो हम लोगों ने उनमें से एक टाइप पढ़ी थी डिफॉल्ट पैरामीटर।
तो ऐसे डिफाइन करते थे ना, ए बी सी इज इक्वल टू आगे वैल्यू, लेट्स से 10, लोन इज इक्वल टू 10, और मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज ABC. Then P, the interest on the loan 1,00,000 is 10. अगर हम लोग साथ में परसेंटेज का सिंबल भी लगा दें, इस 10% इसका इंटरेस्ट आ गया। अब ये हमें पता लग गया, अब ये कोड कैसे चल रहा है कि हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, अगर हमको वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पर तो वो वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। अब मैं उसी को थोड़ा और आसान करने के लिए, ये मतलब थोड़ा सा और बनाने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताए। लैम्डा, और अब चूंकि इसने, ये जो हम फंक्शन बनाने लगे हैं, ये फंक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो इसको पहले वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट आई है तो कैलकुलेट करेगा। तो 1,00,000 का लोन लिया तो उसके ऊपर 10,000 वो बनेगा, अगर किसी ने 50,00,000 का लोन लिया तो उसका 50,000 बनेगा, सॉरी 5,00,000 बनेगा। तो इसको पहले वो वैल्यू पता होनी चाहिए, लोन वैल्यू जो यूज़र ने लोन लिया। अब फिर उस लोन के वैल्यू के ऊपर ये अपना फंक्शन लगाएगा, लोन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.1, कुछ यही फॉर्मूला बनेगा अगर हम लोग बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। यही फॉर्मूला बनेगा कि उसे हम लोग एक वैल्यू पास कर देंगे कि भाई इतना लोन है, वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देगा कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बनता है 10% के लिहाज से। अब जब मुझे अब ABC को कॉल करना है तो मुझे, अब मुझे पता लग गया कि ये फंक्शन, ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, अब ये एक फंक्शन है। या तो डिफाइन का कीवर्ड यूज हुआ होगा या लेमडा का कीवर्ड यूज हुआ होगा, इन दो कीवर्ड से हमें निशानी लग गई कि भाई ये एक फंक्शन, और फंक्शन को जब भी कॉल करना है तो उसका हमें सीधा सीधा सिंटेक्स पता है कि भाई राउंड ब्रैकेट्स लगानी है लगानी है। अब मैंने क्या किया कि एक राउंड ब्रैकेट लगा ली। जब राउंड ब्रैकेट लगा ली तो अब मुझे पता लगा कि भाई मुझे इस ABC को, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने मुझे एरर दे दी। अब वो एरर क्या दे रहा है कि भाई आपने इसको ये लोन वैल्यू पास नहीं की। ये आपको कैसे बताएगा कितना इंटरेस्ट बना है? अगर किसी ने कोई 1 करोड़ का लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है, किसी ने 50,000 का लोन लिया उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है। बाज़ बात मेरे ख्याल लोन की टाइप्स के ऊपर भी शायद कुछ चेंजिंग आ जाती है, लेकिन मुझे अभी इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो अब वो पास करने के लिए, वो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन, कि भाई द इंटरेस्ट ऑन द 1,00,000 रुपया लोन इज 10,000। तो इसका सिंपल नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा बन जाएगा, इज 10,000। भारत 12 डिफाइन के फंक्शन के अंदर दी है। मैं अब इसी को, ठीक है मैं सुन, ये एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, डिफाइन सम कस्टम सम, और ये एक नंबर लेगा उसको 10 में सम कर देगा, प्रिंट नम प्लस
10। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसको कहता हूँ कि जी 10। फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से वैल्यू इज इक्वल टू 20। अब क्या हो रहा है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर और इससे इस फंक्शन 20 और 30 प्रिंट हो गया। अब वही 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 मैं आ रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि भाई मैंने फंक्शन डिफाइन के बाद लोन डिफाइन किया। लोन जहां पर मैं कॉल कर रहा हूँ उसे मैं पास कर। अब ये कोड चलेगा कैसे, स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले कोड जब टॉप टू बॉटम चलेगा वो एक फंक्शन मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा बैंक सी के नाम से। वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जाके फंक्शन स्टोर हो गए। अब वो फंक्शन मजीद एक पैरामीटर ले रहा है एबीसी के नाम से। ठीक है। जहां पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जहां पर हमने वेरिएबल बनाया वो स्कोप सेम है ना। जब भी हमें फंक्शन को वैल्यू इनपुट देनी है वो देनी है जहां पर हम उसे कॉल कर। अब अगर वो स्कोप सेम है कॉल करते वक्त तो इनपुट चली जाएगी। अगर स्कोप एबीसी को कॉल करते वक्त डिफरेंट हो जाए फिर वो प्रॉब्लम करे। स्कोप का डिफरेंस उस वक्त आएगा जब हमारे कॉलिंग में डिफरेंस आ कि मैं एक फंक्शन बैंक सी बनाया है उसमें एबीसी पैरामीटर ले रहा हूँ लेकिन मैं एबीसी को कॉल कर रहा हूँ कस्टम सम में। ठीक है। तो अगर हम लोग और आसान तो डिफाइन बैंक सी और वो कर दे लोन वेरिएबल विच इज इक्वल टू लेट्स से 30,000। कोई नहीं है। फिर दवाई को सर को कहते हैं ना सर आपको और उधर आईटी सेंटर में। अच्छा ठीक है। अब बैंक डी। अब इस बैंक के ऊपर मैं अगर इंटरेस्ट लिखूं और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी इंटरेस्ट प्रिंट। अब इंटरेस्ट फंक्शन की डाटा टाइप क्या क्या हो सकती है।
सबसे पहले तो कोई एक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन या नन। आज हम लोगों ने जब लैम्डा फंक्शन पढ़े तो लैम्डा फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि भाई वो बाय डिफ़ॉल्ट नो नेम फंक्शन होते हैं, लेकिन हम उन्हें भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब पैरामीटर हम लोग टोटल 5 तरह के भेज सकते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नन और फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ से बैंक डी और इसको भेजता हूँ 10, तो उसने 10 रिटर्न कर दिया। और अगर मैं इसको करता हूँ लेट से 300, तो मुझे 300 दे दिया। ये जितना भी मैं उसको रिटर्न पैरामीटर पास करूँगा वो उतनी वैल्यू ही रिटर्न कर। लेकिन अगर मैं इस पैरामीटर में फंक्शन पास कर दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ऑब्वियसली कर लेगा। और क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि भाई हम लोग फंक्शन भी भेज सकते हैं। अब फंक्शन भेजने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अब वो फंक्शन सादा भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बना लेता हूँ, लैम्डा एक्स और एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब मैंने इसको कॉल किया है तो अब मुझे वो लास्ट स्टेटमेंट में क्या रिटर्न कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन द 30,000 इज फंक्शन एट दिस रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ पास हुआ, इस वेरिएबल को, और वही रेफरेंस पॉइंट उसने हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इस रेफरेंस पॉइंट पे जो लैम्डा फंक्शन है उसने बताया हुआ कि भाई लैम्डा फंक्शन एट दिस रेफरेंस पॉइंट। अगर इस लैम्डा फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि रेफरेंस तो उसे पता चल रहा है यहाँ तक। अब अब वो कह रहा है कि भाई इसको एक पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर किसे पास करना है, ये पैरामीटर जाएगा बाय डिफॉल्ट उस रेफरेंस नंबर पे जो अभी हम लोगों के पास स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। उस रेफरेंस नंबर पे जो भी हमारे पास फंक्शन पड़ा होगा, चाहे लैम्डा चाहे रेगुलर फंक्शन, वो कॉल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू पास करता हूँ 10, अब क्या होगा कि ये वाला जो लैम्डा फंक्शन है ये इसे कॉल कर ले। 10 मल्टीप्लाई बाय, अब एग्जैक्टली कोड कैसे चला कि जब हम लोग ये वाला लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई एक फंक्शन बना वो किसी ना किसी मेमोरी में जाके किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे या किसी एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो गए। उसका रेफरेंस इसे पास हुआ और उसका रेफरेंस इस वेरिएबल को पास हुआ। जब हमने इस रेफरेंस को कॉल करना है राउंड ब्रैकेट्स लगा के, तब हमें पता लगा कि भाई रेफरेंस जिस फंक्शन का है उसको एक पैरामीटर भी रिक्वायर्ड है। और पैरामीटर हमेशा हम लोग वहां पर देते हैं जहां पर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी और इसी तरह मैं यहाँ पर लोन भी दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जिस स्कोप के अंदर ये रेफरेंस कॉल हो रहा है और लोन जिस स्कोप के अंदर डिफाइन हो रहा है वो स्कोप सेम है। वो स्कोप सेम करने के चक्कर में ही हमें एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है। वरना हम लोग जैसे वेरिएबल के में करते हैं कि ऊपर से नीचे डिफाइन कर, मतलब ऊपर डिफाइन करके नीचे कॉल कर लेते हैं वेरिएबल। इसी तरह हम फंक्शन में भी कर सकते हैं कि नीचे डिफाइन करके ऊपर कर लें, ऊपर डिफाइन करके नीचे कर लें, लेकिन वो स्कोप का डिफरेंस आ जाता है। वो स्कोप के डिफरेंस से बचने के लिए ही हमें उसे एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है। जैसे हम लोग वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करते थे तो वो उसका स्कोप वो हो जाता था और उसके अंदर जो हम लोग मर्जी ऐड और माइनस करते हैं। अब ये सारा हम लोगों ने काम किया है। ये क्लियर है कि फंक्शन को एज अ पैरामीटर फंक्शन क्यों पास करना है और
कैसे पास करना। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से टेम्परेचर इज इक्वल टू 23, 45, 32, 56, 13। अगर हम लोग इसको और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से जिसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करवानी, क्योंकि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं लिस्ट के, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, लिस्ट के जितने भी फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि काउंट का फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि कितनी बार एक स्पेसिफिक एलिमेंट आया। अब उससे बच वो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया था, तो अब इसीलिए मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ न्यू टेम्परेचर। न्यू टेम्परेचर के मैं कहता हूँ कि भाई ये एक लिस्ट होगी, और हमें अब एक फंक्शन मिलता है। मतलब जैसे हम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग एटीएम वाला कर रहे थे, हम लोग स्ट्रिंग के टाइप में यूज़र से इनपुट ले रहे थे और बाद में उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे। वो इंट का फंक्शन था। इसी तरह लिस्ट का फंक्शन है लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, कि अगर हमारे पास कोई और भी डाटा टाइप आ जाती है तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ मैप। अब मैप का जो फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। दो पैरामीटर कौन से एक्सेप्ट करेगा? एक फंक्शन और दूसरी एरे। बेसिकली मैप का हमें एक मेथड मिलता है पाइथन के अंदर, जो क्या काम करता है कि वो पूरी की पूरी एरे के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा और उसके ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई एक लॉजिक परफॉर्म कर सकता है। जी, मैप बिल्ट इन फंक्शन। बेसिकली एक काइंड ऑफ लूप है जो कि स्पेसिफाइड है एरे के साथ। हम लोग फोर लूप पढ़ते हैं ना, वो विदाउट एन एरे भी हम लोग कंडीशन के साथ लगा देंगे, या वाइल लूप पढ़ते हैं। जो मैप है वो स्पेसिफाइड है एरे के साथ या लिस्ट के साथ। अब मैप जो फंक्शन है, अब इसकी बॉडी कहाँ पर है? क्योंकि जो भी फंक्शन है उसकी कोई ना कोई बॉडी होती है, जहाँ पे हम लोगों ने जो कॉलन के बाद हम लोग इंडेंट करके लिखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन ये काम करे। जैसे ऊपर हम लोगों ने बैंक में देखा कि भाई कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई डबल करके रिटर्न कर रहा है, सो ऑन। अब मैप की भी बॉडी होगी। इसका मतलब है कि मैप की बॉडी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर है जो उस बंदे को पता है जिसने पाइथन लैंग्वेज बनाई, उसने इसका कोड लिखा कंपाइलर। जैसे हम लोग प्रिंट कॉल कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट की बॉडी बैकएंड पे कहीं कंपाइलर में स्टोर है। इसी तरह मैप का भी स्टोर है। जब मैप की बॉडी स्टोर है तो मैप को ना वो जहाँ पर फंक्शन कॉल कर, जैसे हम लोग इंटरेस्ट को कॉल कर, सॉरी, इंटरेस्ट की बॉडी बनाई, उस इंटरेस्ट की बॉडी के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें कर, उस इंटरेस्ट की सॉरी बैंक बनाया, उस बैंक के अंदर हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। वो फंक्शन हमें कहाँ पर मिलता है? वो फंक्शन हमें मिलता है पैरामीटर में, और पैरामीटर में हम लोग ऐसे पास करते हैं। अब मैं वही काम करने लगा हूँ कि भाई मुझे इसकी बॉडी के अंदर, मैप की बॉडी के अंदर पाइथन बनाने वाले ने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, मुझे बस वो फंक्शन पास करना है। ठीक है जी, मैं फंक्शन पास कर देता हूँ। मैं लैम्डा फंक्शन पास कर रहा हूँ ताकि वो ज़रा कोड लीक हो जाए, एक लाइन में आ जाए। एक्स मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, एक्स प्लस 1। मैं अभी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए। और दूसरे पैरामीटर में मैप कहता है कि किस लिस्ट के ऊपर तुमने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये टेम्प नाम की मेरी एक लिस्ट है, उसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। अब मैप का फंक्शन क्या करेगा कि टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर की लिस्ट में 6 एलिमेंट है। तो नॉर्मली हमें 6 एलिमेंट गेट करने के लिए क्या करना पड़ना था? टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स,
टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स, टेम्परेचर 0 स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंडेक्स, अप टू 5 इंडेक्स तक। अब मैप का फंक्शन कहता है कि ये टेंशन नहीं लेनी तुमने, मैं ऑटोमेटिकली इन फंक्शन को सॉरी इन इंडेक्सेस को कॉल करता रहूंगा, एक एक करके वैल्यू लाता रहूंगा, और उसके ऊपर ये एक कस्टम लॉजिक तुम लिख दो, ये मैं उसके ऊपर परफॉर्म कर दूँ। 2 23 24 हो गया, 45 46 हो गया, 32 33 हो गया, 50 51 हो गया, 46 47 39 को 40 कर। अब मसला ये था कि मैप के अंदर, मैप हमारा जो काम है, मैप का काम क्या करता है कि मैप हमसे एक लिस्ट लेता है और उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म करता है। अब मसला ये था कि वो लॉजिक सेम नहीं हो सकती थी। लॉजिक सेम क्यों नहीं हो सकती थी? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर की लिस्ट बना के दिया, TEMP टेम्परेचर, तो टेम्परेरी भी यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो टेम्परेचर की लिस्ट बना के दी। अगर मैं आपको कहूँ कि ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में है सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में है केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में है सेल्सियस में कन्वर्ट करो, केल्विन में है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। फिर मैं आप लोगों को एक एरे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसमें से इवन नंबर और ऑड नंबर अलग अलग करो, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग करो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अलग अलग करो, या एक नई एरे बनाओ जिसके अंदर मेंशन करो कि भाई ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। या एक नई एरे बनाओ जिसके अंदर तुम मेंशन कर दो कि इस इंडेक्स पे जो नंबर आ रहा था वो इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड। या एक काम करता हूँ कि आप लोगों को फ्रूट्स के नाम की एरे दे देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चेक करके बताओ कि इस फ्रूट का जो नाम के अंदर करेक्टर आ रहे हैं, जैसे अगर एप्पल है, APPLE 5 करेक्टर है, ये ऑड है। लेकिन अगर कोई एक और फ्रूट हम लोग देख लेते हैं, बनाना, जिसके अंदर 6 करेक्टर्स हैं, वो इवन है, तो मैं आप लोगों को एक फ्रूट्स के नाम की लिस्ट दे देता हूँ, तो मुझे चेक करके बताओ कि इस के एक एक फ्रूट के जो नाम में करेक्टर्स आ रहे हैं, किसी में 5, किसी में 6 है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, मेलन, वाटरमेलन एंड सो ऑन, डिफरेंट ऑरेंजेस, मैंगोज। अब हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर है, मुझे ये बताओ कि किसके ऑड है, किसके इवन है। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दूं कि भाई हर एलिमेंट का स्क्वायर निकालना, हर एलिमेंट का क्यूब निकालना, हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना, हर एलिमेंट का क्यूब रूट निकालना। अब मसला ये आ रहा था कि भाई हम लोग इस स्टेटमेंट को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे कि करना क्या है लिस्ट के साथ। यूज केसेस बार बार चेंज हो रहे। बाज का क्या हो रहा था, जैसे अभी टेम्परेचर के हम लोगों ने देख लिए हैं कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, उन 3 के अंदर अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो वो तकरीबन 9 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं आपको कोई एक वेट दे दूं और कहूँ कि ये वेट केजीज में से पाउंड में कन्वर्ट करो, या पाउंड में या केजीज में कन्वर्ट करो, या करेंसी की, मतलब आपको एक एरे दे देता हूँ जिसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी सेव है, मैं कहता हूँ ये PKR में इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो, सऊदी रियाल में कन्वर्ट करो, दुबई रियाल में कन्वर्ट करो, या कुवैती दिनार में कन्वर्ट करो, USD में कन्वर्ट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मसला ये था कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि करना क्या है लिस्ट के साथ। अब उसी चीज़ को स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोगों को अब कुछ ऐसा चाहिए था कि भाई हम डेवलपर को इस चीज़ की एक्सेस दे दें कि भाई तुम डिसाइड करोगे क्या करना। तो तुम्हारा जो भी बंदा है जो तुमसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, वो तुम्हें बताएगा कि भाई तुमने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनानी है, फिर तुम डिसाइड करो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल से, कि तुमने इसके अंदर क्या लिखना, क्या परफॉर्म करवाना। क्योंकि जैसे मैप का उसने काम बता दिया कि भाई मैप का काम क्या है कि वो हर एक एलिमेंट को करेगा, ट्रेवर्स करेगा या आइटरेट करेगा, और उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन जो भी आप लोग दोगे वो अप्लाई कर देगा। अब इसी तरह वो इतने सारे फंक्शन नहीं बना सकते थे,
जिसके अंदर हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसलिए उन्होंने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम लोग एक फंक्शन बना लें। क्यों फंक्शन यूज़ करें भाई, कोई और टूल क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो टूल पढ़े हैं दैट इज़ वेरिएबल, कंडीशन और फंक्शन। मेन यही तीन टूल पढ़े, वेरिएबल, कंडीशन और फंक्शन। वेरिएबल जहाँ पे डिफाइन करते थे वहीं डिफाइन हो जाता था, उसके ऊपर आगे पीछे उसी वक्त ही उसने कोड को एग्जीक्यूट कर देना था। कंडीशन भी यहीं पर ही एग्जीक्यूट हो जानी थी। सिर्फ एक फंक्शन था जिसकी लॉजिक मैं डिफाइन कर सकता हूँ और वो एग्जीक्यूट किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर हो। अब वो इवेंट पाइथन का जो पाइथन बनाने वाला बंदा है वो कहता है इवेंट मेरे हाथ में, लॉजिक तुम्हारे हाथ में। तुम एज अ डेवलपर डिफाइन करो कि तुम्हें क्या लॉजिक बनानी है, लेकिन वो इवेंट मैं डिसाइड करूंगा कि ये कॉल कब हो। वो उसके हाथ में कैसे? क्योंकि उसने इस फंक्शन को उस फंक्शन की बॉडी में कॉल किया है जो फंक्शन उसने बनाया। हो सकता है कि उसने लॉजिक लिखी हो कि भाई इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा 3 सेकंड बाद, पहले बाकी सारा कोड चलाऊंगा फिर 3 सेकंड बाद इसे कॉल करूंगा। तो अब ऐसी फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें ये फंक्शन को एज अ पैरामीटर फंक्शन पास करने पड़े। अब फॉर एग्जांपल अब हम लोग इसके ऊपर और भी लॉजिक्स लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। और इसी को मैं अगर न्यू टेम्प 2 कर दूँ और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर फाइंड करो, उसने स्क्वायर फाइंड कर दिया। फिर इसी तरह मैं लॉजिक लगा सकता हूँ क्यूब की एंड सो। अब ये लैम्डा फंक्शन है, अब इस लैम्डा फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि लैम्डा फंक्शन बाय डिफॉल्ट नो नेम आते हैं, लेकिन उन्हें हम किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल इस फंक्शन को उठाया और यहाँ पे लिखा फाइंड इज इक्वल टू दिस। और अब मैं पूरा फंक्शन पास करने के बजाय स्क्वायर, उसने स्क्वायर फाइंड कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार अब हमारे पास एक फंक्शन बना। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जितने भी नंबर्स हैं ना, मैं ये चेक करके देखना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे वैल्यू ऑड है, किस इंडेक्स पे इवन है, किस इंडेक्स पे ऑड है, किस इंडेक्स पर इवन है। जब इंडेक्स वाइज चेक करना है तो हमें एलिमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ या एल्स। ऑड इवन चेक करने के लिए हमें पता है ना कि हम लोग नंबर मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 करेंगे, और अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इवन है और अदरवाइज ऑड है, तो हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ डिफाइन चेक इवन ऑड। इसको एक नंबर पैरामीटर में मिलना चाहिए जिसके ऊपर ये कंडीशन चेक करेगा। जैसे लेमडा फंक्शन को हम लोग ये पैरामीटर पास कर रहे थे, सेम पैरामीटर हम लोग यहाँ पे भी ले आते हैं, जैसे नम। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 करें, तो रिटर्न इवन और एल्स में रिटर्न ऑड। अब मैं कहता हूँ कि भाई टू टेम्प 3 इज इक्वल टू, जो भी आपको वैल्यू मिले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, मैप चेक इवन ऑड। अब क्या हो रहा है कि ये तो उसको हमने लिस्ट दे दी कि जिस लिस्ट के ऊपर उसने एक एक एलिमेंट को गेट करना है और उस लिस्ट के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है।
फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करनी है, ये वाला फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है, मैप की बॉडी में। जैसे ये इंटरेस्ट फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है, बैंक की बॉडी में। अब इसको कॉल किसने किया, जिसने बैंक की बॉडी लिखी है। इसी तरह ये चेक इवन ऑड वाला फंक्शन कॉल कहाँ होगा, मैप की बॉडी में। मैप की बॉडी किसने लिखी है, जिसने पाइथन बनाई है। अब जहां पे कॉल होगा वहां पर ही पैरामीटर पास होगा। पैरामीटर कौन सा पास होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। अब अगर मैं इस कोड को सॉरी ऑड ऑड इवन 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 ऑड, ये हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ऑड ऑड इवन 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 ऑड, ऑड ऑड इवन इवन। तो अब हमें पता लग गया कि अगर हम लोग लैम्डा फंक्शन लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, सिंपल ये काम करना चाहें ये काम भी कर सकते हैं। फिल्टर का, अच्छा बेसिकली मैप क्या करता है, मैप हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करके आप लोगों को एक नई एरे रिटर्न कर देगा जो सेम लेंथ की होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला जो एलिमेंट है, सॉरी पहले जो एरे है वो 10 लेंथ की है, तो जो नई एरे बनेगी वो भी 10 लेंथ की होगी। लेकिन इसके बरक्स फिल्टर क्या करता है, फिल्टर भी सेम काम करता है, लेकिन फिल्टर के अंदर सिर्फ दो रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये कि या ये उतनी लेंथ की एरे रिटर्न करेगा या उससे छोटी। मैप छोटी एरे रिटर्न नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने किसी एक लिस्ट के ऊपर मैप लगाया है और उस लिस्ट की लेंथ है 15 एलिमेंट, और मैप 15 एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, 15 एलिमेंट वाली लिस्ट। मैप 13 12 10 9 8 वाली रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन एज अपोज टू दिस फिल्टर, फिल्टर कैन गिव यू बैक 0 लेंथ ऑफ एरे और अप टू 15, जितनी भी आपकी लेंथ है वो 0 से लेकर उस लेंथ तक जाएगा। और फिर उसके बाद जो दूसरी है कि मैप हमारी जो नई लिस्ट है उसमें चीज़ें अपडेट कर देता है, या पुरानी लिस्ट में भी चीज़ें अपडेट कर देगा, लेकिन हमारे पास जो फिल्टर है वो चीज़ें अपडेट नहीं करता। और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है लिस्ट, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से मैं सारे के सारे ऑड नंबर्स रिमूव कर दूं। तो जब मुझे रिमूव करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर का मेथड, और इसमें मैं एक लैम्डा फंक्शन बना लेता हूँ जिसको एक पैरामीटर मिलेगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। या एक सिंपल फंक्शन बना लेते, डिफाइन चेक इवन ऑड, और हम इसे पास कर लेते हैं चेक इवन कॉमा लिस्ट वन। अब हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जो ये इसको फुलफिल करेगा वो रिटर्न ट्रू कर दे, सॉरी ट्रू रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू रिटर्न की है वो ही नई एरे में जाएगी, अगर फॉल्स रिटर्न किया है तो नई एरे में नहीं जाएगी।
जो जो वैल्यू के साथ हमने ट्रू रिटर्न किया था वही नई एरे में रिटर्न हुई है, दूसरी रिटर्न नहीं हुई। मैप के अंदर जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग इवन और ऑड मेंशन कर पा रहे थे। अगर यहाँ पे मैं इस ट्रू के बजाय यहाँ पे लिख दूँ इवन, तो वो वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ चेक करेगा कि हमने वैल्यू रिटर्न की है या नहीं की। अब वो सारे ले, बेसिकली होता क्या है कि कुछ ट्रूथ ही फॉल्स ही वैल्यूज होती हैं। जैसे एक तो हमें पता है ना ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स के तौर पे गिना जाएगा। लेकिन जो ज़ीरो है काउंटिंग में, अगर ज़ीरो लिखें वो भी फॉल्स के लिए गिना जाता है, और इसी तरह बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग वो भी फॉल्स के लिए गिनी जाती है। इसका मतलब भी बैकेंड पे फॉल्स ही है, इसी तरह ज़ीरो का मतलब भी बैकेंड पर फॉल्स ही है। तो हम लोग अगर अपडेट भी करना चाहें तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स लिख देते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा डेवलपर भी पढ़ रहा है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। जहाँ जहाँ पे हमने ट्रू वैल्यू रिटर्न की है, ये ट्रूथ ही वैल्यू रिटर्न की है। ट्रूथ ही वैल्यू का मतलब क्या है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है तो बाकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, मतलब स्पेस से लेकर एक करेक्टर से लेकर थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड ऑफ करेक्टर्स की जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो सारी की सारी ट्रू है। तो वो अब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम लोग ट्रू फॉल्स पे ही रहे। क्लियर है फिल्टर और मैप के दरमियान डिफरेंस, और ये दोनों मेथड क्या करते हैं। तो असाइनमेंट आप लोगों के ग्रुप में आ गई है, गुड टू गो।